सर जय हिंद। कर्नल JS सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद अजय जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। शुक्रिया सर, आपने मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए एक बार फिर से वक्त निकाला है सर। एक बहुत अहम इशू पर आज मैंने आपके साथ बातचीत करनी है। 2020 के बाद से ही, जब से कोरोना आया तब से नेपाली जो गोरखा हैं उनकी भर्ती नहीं हुई है। 2022 के बाद अग्निवीर स्कीम आ गई और नेपाल सरकार ने उससे किनारा कर लिया अग्निवीर स्कीम से। लेकिन कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जो नेपाली गोरखा हैं वो PLA को ज्वाइन कर सकते हैं या कर चुके हैं। कई कुछ ऐसी भी खबरें जो कह रही है कि ज्वाइन कर चुके हैं। और भारत के लिहाज से अगर PLA में गोरखा जाते हैं तो इसके क्या मायने होंगे सर, और क्या भारत LAC के उस पार अपने गोरखा भाइयों को देखने के लिए तैयार है? ये खबर पर मैं डिटेल से आऊंगा सर, समझना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दूं कि नेपाल आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल निर्मल कुमार थापा जो हैं वो भारत आए थे और हमारे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी से उन्होंने मुलाकात भी की है। लेकिन बैक टू दी पॉइंट सर, क्या वाकई में PLA को गोरखा ज्वाइन कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो ये कितनी बड़ी चुनौती है? राजेश जी, 1-2 साल पहले जब ये अग्निपथ योजना नई नई अनाउंस हुई थी तब काफी मीडिया में चर्चा थी कि PLA चाहता है कि नेपाल के गोरखा उसकी सेना में आए। लेकिन उसके बाद अचानक एक चुप्पी सी आ गई है। काफी रिसर्च के बाद भी कुछ सामने आया नहीं कि क्या उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं किया। अगर उन्होंने ज्वाइन किया तो ये बहुत गुप्त एक राज रखा गया है जो कि वक्त के साथ ही खुलासा होगा, और अगर नहीं ज्वाइन किया है तो भारत के लिए अच्छी बात है। राजेश जी देखिए, कुछ दशक पहले भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच में एक ट्राइपार्टिट संधि साइन हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि नेपाल गोरखा सैनिक भेजेगा ब्रिटिश सेना के लिए और भारतीय सेना के लिए। आपने जैसे सही कहा, 2020 के बाद गोरखा की नेपाल से कोई भर्ती नहीं हुई है भारतीय सेना में। उससे पहले 44 या 45 हजार गोरखा के सैनिक नेपाल के भारतीय सेना की अलग अलग गोरखा रेजिमेंट्स में तैनात थे। लेकिन जैसे कोविड आया, उसके बाद अग्निपथ आई, तो नेपाल ने फिर अपने गोरखा के सैनिक नहीं भेजे भारतीय सेना में भर्ती के लिए। अगर हम देखते हैं कि एक भारतीय सेना के सैनिक की जो कार्यकाल है 2000, ये अग्निपथ 2022 की योजना से पहले 15 साल था। 15 साल मतलब 2020 से लेकर अब तक 5 साल हो गए हैं। तो 10 साल के अंदर जितने भी नेपाल के गोरखा के सैनिक है भारतीय सेना में, वो सारे रिटायर हो जाएंगे। ये मैं समझता हूं कि अगर इस इशू को नहीं रिजॉल्व किया गया, और अब तक कुछ तथ्य मिल नहीं रहे हैं कि रिजॉल्व हो रहा है। हमने देखा कुछ समय पहले भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल द्विवेदी नेपाल की यात्रा में गए, तब भी काफी आंकलन लगाया जा रहा था। हमने एक शो भी किया था, आपको याद होगा, आपके चैनल पे। हमें लग रहा था कि शायद नेपाल मान जाएगा अग्निपथ योजना में सैनिक भेजने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं। अभी भी जो हमारे वाइस चीफ ऑफ स्टाफ और नेपाल के सेना के जनरल की मीटिंग हुई है, उसमें भी आंकलन लगाया जा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ तथ्य निकला नहीं है। नेपाल बहुत क्लियर है। नेपाल कहता है कि हम अपने नागरिक तभी भारतीय सेना में सेवा के लिए भेजेंगे जब वो 15 साल की नौकरी उन्हें अश्योर होगी। 4 साल के लिए हम नहीं भेजेंगे। तो देखिए, ये भारत की सैनिक शक्ति के लिए डेफिनेटली एक ठेस तो है। ठेस मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, अंग्रेजों की हर बात गलत नहीं थी। उनकी एक जो बात अच्छी थी, जो उन्होंने रेजिमेंटेशन शुरू की भारतीय सेना में, और ये रेजिमेंटेशन असल में अंग्रेजों की देन नहीं है। ये तो रेजिमेंटेशन पहले से ही थी। जैसे शिवाजी महाराज के मराठा ट्रुप्स थे, महाराजा रंजीत सिंह के सिख ट्रुप्स थे, वहां पे साउथ इंडिया में अपनी अपनी सेनाएं थी। बस अंग्रेजों ने क्या किया कि उसको फॉर्मलाइज कर दिया और उनको एक ध्वज के नीचे ले आए। तो ये जो सिस्टम चलता रहा, ये कुछ लोग कहते हैं ये कॉलोनियल प्रैक्टिस है, इसको बंद करो, इसको खत्म करो। देखिए, रॉबर्ट एटकिंस की एक प्रसिद्ध कहावत है, डोंट फिक्स एनीथिंग विच इज नॉट ब्रोकन। यानी कि चीज जब टूटी नहीं है तो उसकी मरम्मत करनी क्यों। जब भारतीय सेना का प्रदर्शन इतना अच्छा है, हम दुनिया की अव्वल सेना में से गिने जाते हैं, तो इतना बड़ा चेंज लाने की जरूरत पहली बात नहीं थी, जो हम कई बार आपके शो पे डिस्कस कर चुके हैं। और इससे जो एक बड़ा जो ठेस पहुंचा है
वह नेपाल के गोरखा भारतीय सेना में पिछले 5 साल से भर्ती नहीं हो रहे हैं। तो मेरी राय में डेफिनेटली ये इशू है जो कि रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि गोरखाओं ने कई युद्धों में बहुत अच्छा बहादुरी का प्रदर्शन किया है और ये एक अच्छे फाइटिंग फोर्स माने जाते हैं। तो डेफिनेटली भारतीय सेना को बहुत फायदा होगा जब ये गोरखा दोबारा भारतीय सेना में नौकरी के लिए तैनात बिल्कुल हो। सर, लेकिन ऑफ स्क्रीन मेरी कई बड़े अधिकारियों से, कोई एक ब्रिगेडियर से, एक मेजर जनरल से बातचीत हुई इस मुद्दे को लेकर। तो उनकी तरफ से कहा, मैंने उनसे पूछा कि तो वो कह रहे हैं कि हम इंडियन गोरखा से जो है, जो कमी हो रही है उसको पूरा कर रहे हैं, उसकी पूर्ति हम कर रहे हैं। हमें दार्जिलिंग से, देहरादून से, धर्मशाला से, इन जगहों से जो है वो इंडियन गोरखा मिल रहे हैं और हम उनकी भर्ती कर रहे हैं। इंडियन गोरखा फोर्सेस में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब मैंने उनसे हटकर ये सवाल पूछा कि आपके पास एक लिमिटेड है और उस लिमिटेड गोरखास में ही आपको सब चॉइस करनी है, लेकिन जब आप नेपाली गोरखा को उसमें इंक्लूड कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। आपने फिर क्रीम को ही चुनना है, फिर आप दूध को लेकर नहीं आएंगे। यहां पर आपको स्ट्रेंथ पूरी करनी है तो आपको दूध भी साथ में लाना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि आप चुन रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं, सीनियर्स भी कह रहे हैं कि भाई हम ले रहे हैं, इंडियन गोरखा हमारे पास अवेलेबल है। राजेश जी देखिए, नेपाली गोरखाओं में कोई तो खासियत है कि आज तक ब्रिटिश की सेना उन्हें अपनी सेना में भर्ती करवा रही है। जैसे मैंने पहले बताया, उन्होंने भारत की कई जंगों में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। ये सिर्फ उनको नौकरी देने की बात नहीं थी। ये जो हम नेपाली गोरखा अपनी सैनिक में सेना में भर्ती कर रहे थे, ये हमारे लिए नेपाल के साथ एक बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक टूल भी था। हमारे रिश्ते उससे और मजबूत होते थे क्योंकि 44,000 से 45,000 उनके नागरिक हमारी सेना में काम करते थे। तो जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था नेपाल में भारत के लिए, वो हमने कई दशकों से देखा, 1947 से लेके कुछ साल पहले तक। लेकिन जैसे ये योजना से नेपाल ने अपने आप को हटा लिया, हमने देखा चीन का दबदबा नेपाल में बढ़ता जा रहा है। नेपाल का कई चीजों में भारत की तरफ आक्रामक रवैया हो रहा है। नेपाल ने कुछ समय पहले एक नया मैप इशू किया जो कि उनके पार्लियामेंट में लगा है, जिसमें भारत के कुछ हिस्से हैं। तो ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट था, ये जो वहां के लोग हमारी सेना में नौकरी करते थे, उससे जो एक डिप्लोमेटिक, जो एक अच्छे रिलेशंस में इजाफा होता था, उसमें भी एक बहुत बड़ी कमी आ गई है। सैनिक शक्ति में तो आई है, इससे भी आई है। तो हमें ये ओवरऑल एक पैकेज के तौर पे देखना चाहिए कि अगर उनके 44,000 या 45,000 नागरिक हमारी सेना में काम कर रहे थे, हमारी डिप्लोमेसी भी अच्छी थी उनके साथ, हमारी सैनिक शक्ति में भी इजाफा हो रहा था, तो इसको हटाने से क्या हमने कुछ अचीव किया? मेरी राय में इस पर सोच विचार दोबारा होना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा अपने देश के अग्निवीरों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा और आपका एक अग्निवीर पे हमने 2 से 3 शो किए हैं। उसमें एक बड़ा अहम सवाल आता है और जो अग्निवीरों का दिल को मेरे भी चुभता है कि जो परमानेंट सोल्जर हैं वो उनको 90 दिन छुट्टी मिल रही है और जो अग्निवीर हैं वो कह रहे हैं सर कि हमें 30 दिन ही छुट्टी मिलती है। अब बताइए कि काम हम वही कर रहे हैं और उसी पोस्ट पे हम भी तैनात हैं, सब कुछ हमारे लिए भी लागू है, लेकिन जब छुट्टी की बारी आती है तो जो परमानेंट वाले हैं वो 90 दिन जा रहे हैं और जो हम अग्निवीर हैं वो 30 दिन जा रहे हैं। क्या इस मुद्दे पर, छुट्टी के मुद्दे पर और एक सैलरी के मुद्दे पर कम से कम सरकार को पुनः विचार करना चाहिए? राजेश जी, आपने मैंने दोनों ने सेना में सेवा की, हमें पता है कि छुट्टी का एक जो मसला होता है बहुत टची होता है। बिल्कुल सर। आप सैनिक से जितना काम करा लीजिए, वो दिन रात काम करेगा, वो देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। उसको आप खाना कम दीजिए, उसके पास कपड़े ठीक नहीं भी होंगे तब भी वो ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जब छुट्टी आती है, वो उसके लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि जो भी भारतीय सेना का सैनिक डिप्लॉय होता है वो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर डिप्लॉय होता है। और जब ऐसे कई इलाकों में डिप्लॉय होता है जहां पे मोबाइल कनेक्शन भी नहीं आता, आज के जमाने में भी आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं, हम उन जगहों का नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। लेकिन आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पे भारतीय सेना तैनात है, जहां पे मोबाइल कनेक्शन तो दूर, वहां पे टीवी के सिग्नल तक नहीं मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है, जब कोई भी सैनिक इतनी कठोर और कठिन परिस्थितियों में नौकरी कर रहा है, तो वो एक चीज डेफिनेटली वो बहुत उत्सुकता से देखता है, जो उसकी छुट्टी है।
और आपने सही कहा, अगर एक छुट्टी में कंपैरिजन होता है तो डेफिनेटली ठेस तो पहुंचती है। तो डेफिनेटली मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि छुट्टी के मामले में दोनों कैटेगरीज पे सेम होना चाहिए, क्योंकि फाइनली वो ड्यूटी तो सेम कर रहा है, चाहे वो 15 साल वाला सैनिक हो, चाहे 7 साल वाला, या वो 1 साल वाला अग्निवीर हो, ड्यूटी तो वो सेम कर रहा है। अगर उसने पिकेट पे ड्यूटी देनी है, अगर उसने पेट्रोलिंग पे जाना है, क्यूआरटी पे जाना है, वो तो वो करेगा, उस पर तो कोई छूट नहीं है। तो ये इस मुद्दे पे पुनः सोच विचार होना चाहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। हाँ, ये बहुत टची, दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर, कि हम समझ सकते हैं कि क्या गुजरती है जब आप ही के साथी, आपके साथ में जो बंदा पोस्ट पे है, वो साल में 3 बार घर चला जाए, लेकिन आप साल में एक ही बार घर जा पाओ, और वो भी 30 दिन के लिए। तो कुछ तो दिल पे गुजरती है, और हमने देखा है कि हमारे साथ भी कई बार हुआ है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जे.एस. सोढी सर, आप आए और इस मुद्दे को इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद।